संगम तट की चांदी जैसी बालू इतनी सुर्ख लाल हो गई कि उसमें से खून रिसने लगा। उस खून के दाग दशकों तक प्रयागराज की धरती पर साफ साफ नजर आते रहे। इतना ही नहीं, जब जब किसी ने बालू की बात की तो बाहुबलियों का खौफ लोगों की आंखों में तैरने लगा। की उस शाम प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके में बीच चौराहे पर एक विधायक को तब तक गोलियां मारी गई जब तक खून गाढ़ा होकर शरीर से निकलना बंद नहीं हो गया। पूर्वांचल से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफिया, शार्प शूटर्स, सुपारी किलर्स, गैंगस्टर्स, यहां तक के खुद पुलिस वाले भी इस हत्याकांड से कांप उठे। एक विधायक को सरेआम गोलियों से छलनी करने की हिमाकत, वो भी प्रयागराज जैसे शहर के सिविल लाइंस में। ये घटना प्रयागराज के खूंखार इतिहास के सबसे दुर्दांत हत्याकांड का वो दस्तावेज है जिसमें मालूम चलता है कि सुपारी किलर्स ने पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया था। प्रयागराज में हर शूटआउट के बाद 1996 का वो गोलीकांड सुर्खियों में आ जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बाहुबली। मैं हूं अंजलि। 1985 से 2015 तक यानी करीब 30 साल में प्रयाग की गंगा में लाखों गैलन पानी बह गया। लेकिन यह भी सच है कि प्रयागराज की धरती पर इन 30 सालों में सिर्फ पानी ही नहीं बहा, बल्कि खून भी पानी की तरह बहाया गया। ये प्रयागराज की वो सच्ची कहानी है जिसे सुनकर लगेगा कि उस दौर में लोगों का खून पानी से भी सस्ता था। गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम प्रयाग कहलाता है। उसी प्रयाग की लहरों में फलती फूलती रेत जब खनन माफिया के हाथों से गुजरती हुई घाट से निकलकर बाजार तक पहुंचती है तो सिर्फ उसकी कीमत नहीं बढ़ती, बल्कि वो अपने आप में कई गुनाहों की गवाही भी होती है। 80 के दौर में संगम नगरी प्रयागराज के घाटों से करीब 30-40 किलोमीटर दूर तक शहर में नई बसावट हो रही थी, क्योंकि मकान, दुकानें, बाजार सब नया आकार और विस्तार ले रहे थे। तब तक लोग प्रयाग के घाटों को सिर्फ पापों के प्रायश्चित का पवित्र स्थान मानकर आते थे। किसी को भनक नहीं थी कि इन्हीं घाटों के आसपास अवैध खनन की फसल के दम पर माफियागिरी, सुपारी किलिंग, सफेद पोश नेता और छुटभइये अपराधियों की लंबी चौड़ी पौध तैयार हो रही है। प्रयागराज में उस वक्त रेत के खनन की दुनिया में एक ऐसा नाम था जो बाकी माफिया और सफेद पोशों की नींद खुलने से पहले ही प्रभावशाली तरीके से स्थापित हो गया था। करवरिया बंधु। कपिल मुनि करवरिया, उदयभान करवरिया और सूरजभान करवरिया। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशांबी जिलों में करवरिया ब्राह्मणों के कुछ परिवार रहते हैं। कपिल मुनि, उदयभान और सूरजभान करवरिया मूल रूप से कौशांबी के रहने वाले थे। तीनों भाइयों के पिता श्याम नारायण करवरिया उर्फ मौला महाराज के पिता जगत नारायण करवरिया का कौशांबी में बहुत रुतबा था। दबंग छवि के जगत नारायण के बेटे मौला महाराज अपने भाई वशिष्ठ नारायण करवरिया उर्फ भुक्कल महाराज के साथ प्रयागराज आकर बस गए। 90 का दशक आते आते केंद्र में मंडल और उत्तर प्रदेश में कमंडल की राजनीति अपनी पहली उड़ान पर थी। इसके बाद राजनीति में क्षेत्रवाद और जातिवाद की भी एंट्री हो गई। प्रयागराज के दो अलग अलग छोर पर दो अलग अलग धारा के लोग काबिज थे। एक छोर पर थे
करवरिया बंधु जो बालू के ठेकों पर काबिज थे और उनका काम जोरों पर चल रहा था, तो दूसरे छोर पर थे जौनपुर के मूल निवासी जवाहर पंडित, जो प्रयागराज की धरती पर अपनी किस्मत आजमाने आ चुके थे। जवाहर यादव की देवी दुर्गा में अटूट आस्था थी। वो कई घंटे देवी की पूजा करते थे। माथे पर लंबा सा तिलक लगाने के शौकीन जवाहर यादव को दुर्गा सप्तशती मुंह जबानी याद थी। 1981 में जवाहर यादव उर्फ पंडित शास्त्री ब्रिज से प्रयागराज में दाखिल हुए। जौनपुर के खेत तारा से रोजगार की तलाश में प्रयागराज पहुंचे जवाहर ने सबसे पहले अनाज मंडी में बोरी सिलने का काम किया। इस बीच किसी ने उनसे कहा कि पंडित, अगर प्रयागराज में बड़ा आदमी बनना है तो बोरे सिलने से काम नहीं चलेगा। पंडित ने सवालिया निगाहों से उस शख्स की ओर देखा, मानो पूछ रहे हो फिर क्या करना होगा। जवाब मिल गया। उस आदमी ने जवाहर यादव उर्फ पंडित को बताया कि शराब बेचने में अच्छी कमाई हो सकती है, लेकिन पुलिस का खतरा है। हालांकि वो सब मैनेज हो जाता था, सो जवाहर को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अब वो शराब के धंधे में उतर गए और पैसों के ढेर लगते चले गए, लेकिन ये रकम उतनी नहीं थी जितनी जवाहर चाहते थे। उन्हें और पैसा कमाना था, लिहाजा उनकी निगाह बालू के ठेकों पर पड़ी। वही ठेके जहां कौशांबी के चकनारा गांव के मूल निवासी करवरिया परिवार का सिक्का चलता था। करवरिया बंधुओं की शुरुआत तो कालीन और फर्नीचर के धंधे से हुई थी, जो बाद में रियल एस्टेट के कारोबार तक फैलती चली गई। लेकिन बालू के ठेकों जैसी कमाई किसी और धंधे में नहीं थी। इसीलिए करवरिया बंधु प्रयागराज में रेत के ठेकों पर एक छत्र काबिज होने लगे। सफेद पोशों तक उनकी पहुंच इस कदर थी कि रेत के ठेके या तो उन्हें मिलते या उनकी पार्टनरशिप में ही चलते। कुल मिलाकर रेत का मैदान लगातार बढ़ता गया और उस खेल में करवरिया बंधु इकलौते खिलाड़ी थे। लेकिन इस खेल के खूनी अंजाम की आहट शुरू हो चुकी थी। 1985 तक शराब के धंधे में मंजे हुए खिलाड़ी बन चुके जवाहर यादव और पंडित के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। लिहाजा करवरिया भाइयों के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए उन्होंने राजनीतिक पैठ बनानी शुरू कर दी। जातिवाद की राजनीति आगे बढ़ने का शॉर्टकट होती है। जवाहर के साथ भी यही हुआ। 1990 के उस दौर में जवाहर यादव की मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई। 1991 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई तो जवाहर को प्रयागराज की झूसी विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। जवाहर अपना पहला चुनाव हार गए। 1991 में कल्याण सिंह की सरकार बनी, लेकिन जल्द ही उनकी सरकार गिर गई। 1993 में फिर चुनाव हुए। एक बार फिर मुलायम सिंह ने जवाहर यादव पर भरोसा जताया और झूसी से दोबारा टिकट दे दिया। इस बार किस्मत ने दगा नहीं दिया और जवाहर पंडित करीब 27,000 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव जीतकर विधायक बने। यहीं से करवरिया भाइयों और जवाहर पंडित के बीच वर्चस्व की जंग का सबसे खौफनाक दौर शुरू हुआ। खनन के पैसों से करवरिया बंधु लगातार मजबूत हो रहे थे। स्थानीय पुलिस प्रशासन में उनकी गहरी पैठ हो चुकी थी। अब जवाहर पंडित को लगा कि वो राजनीतिक रूप से करवरिया बंधुओं से ज्यादा प्रभावशाली हैं। लिहाजा 1993 में उन्होंने प्रयागराज में रेत के ठेकों पर दावा ठोक दिया। हालांकि ठेके उन्हें नहीं मिल सके। ठेकों पर नजर गड़ाए बैठे जवाहर यादव उर्फ पंडित ने खनन वाले घाटों के आसपास की जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। अब करवरिया बंधु घाटों से रेत का खनन तो करवा रहे थे, लेकिन उनके ट्रक और बालू से लदी गाड़ियों को जवाहर के आदमियों ने अपनी जमीन से गुजरने के बदले रोकना टोकना और वसूली शुरू कर दी। करवरिया परिवार को खनन के क्षेत्र में यह पहली चुनौती थी जिसने उन्हें बेचैन कर दिया। लेकिन
समस्या का कोई भी हल नहीं नजर आ रहा था। लिहाजा कुछ लोगों के जरिए दोनों गुटों के बीच पंचायत तय हुई। करवरिया भाइयों और जवाहर पंडित के बीच बालू के ठेके को लेकर जो विवाद था, उसकी पंचायत भी इसी खनन वाले घाट पर हुई। इस घटना के बारे में जानने वाले बताते हैं कि उस दौर में विधायक बन चुके जवाहर पंडित मुलायम सिंह यादव के खासम खास बन चुके थे। यानी पार्टी को मोटा फंड जाता था और इसकी वजह से उनकी पैठ लखनऊ तक थी। लेकिन करवरिया बंधु भी कम नहीं थे। उनके पास रेत के लंबे चौड़े पट्टे थे, कोई किसी से कम नहीं था। शाम को इसी बात पे पंचायत होनी थी, यानी कौन अड़ेगा कौन झुकेगा। रेत के जो ट्रक हैं वो जवाहर पंडित की जमीन से होकर आखिर गुजरेंगे कैसे। दोनों पक्ष एक साथ एकजुट हुए। इस मामले में करवरिया बंधु की ओर से उनके पिता श्याम नारायण करवरिया यानी मौला महाराज भी शामिल थे और दूसरी ओर से सपा विधायक जवाहर पंडित और उनके लोग। बातचीत शुरू हुई तो विधायक जवाहर पंडित तेवर में थे, क्योंकि उनकी सत्ता थी और वो सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी थे। लिहाजा उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी जमीन से होकर करवरिया भाइयों के रेत के ट्रक नहीं गुजरेंगे। अब विवाद सुलझने के बजाय बढ़ता गया। बहस इतनी बढ़ी कि विधायक जवाहर पंडित ने करवरिया भाइयों के सामने उनके पिता मौला महाराज पर राइफल तान दी। जवाहर चीखते हुए बोले, अपनी बालू चाहो तो हेलीकॉप्टर से उठवाकर ले जाओ, लेकिन मैं अपनी जमीन से तुम्हारा एक भी ट्रक नहीं गुजरने दूंगा। लोग बताते हैं कि उस दिन जवाहर पंडित ने करवरिया भाइयों के सामने उनके पिता के सीने पर नहीं बल्कि उनके पूरे वजूद पर राइफल तान दी थी। करवरिया भाई खून का घूंट पीकर रह गए। पंचायत खत्म हो गई और जवाहर का जोर बरकरार रहा। उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए बालू के ठेके करवरिया भाइयों से छीन लिए। अब करवरिया परिवार का खनन का खाता बंद हो गया, लेकिन उनके दिलों में रंजिश जिंदा रही। उधर प्रयागराज में जवाहर पंडित बालू की खदानों के सरताज बनने लगे, तो वहीं करवरिया बंधु अपने लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी 1995 में सपा बसपा के बीच विवाद हो गया। मुलायम सिंह की सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लग गया, जवाहर पंडित की सुरक्षा वापस हो गई। अब एक बार फिर करवरिया बंधुओं ने वर्चस्व की आजमाइश के लिए अपने बाहुबल को कसौटी पर रखने का फैसला किया। उन्होंने जवाहर पंडित से बदला लेने के सपने को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी। करवरिया बंधुओं की तरफ से जवाहर पंडित को कुछ ऐसी खबरें मिलने लगी थी कि उन पर हमला हो सकता है। जवाहर पंडित भी ये बात जानते थे कि कांवरिया बंधु उनसे बदला लेने की फिराक में हैं। जवाहर पंडित ने इसी का हवाला देते हुए प्रशासन से 2 बार सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं मिली। कांवरिया बंधु समझ चुके थे कि अब जवाहर पंडित की ताकत आधी रह गई है, अब वो सिर्फ विधायक रह गए हैं। इसके बाद कांवरिया बंधु खेमे से एक ऐसा प्लान तैयार हुआ जिसने प्रयागराज का राजनीतिक या यूं कहें कि आपराधिक इतिहास बदल दिया। प्रयागराज की एक शाम, पौष इलाके सिविल लाइंस का पैलेस सिनेमा। अगस्त 1996 की शाम पैलेस सिनेमा के ठीक सामने एक सफेद मारुति 800 कार को अचानक एक वैन ने ओवरटेक करके रोका। मारुति 800 की पिछली सीट पर सपा विधायक जवाहर यादव अपने सहयोगी कल्लन के साथ बैठे थे। ड्राइवर गुलाब यादव गाड़ी चला रहा था। पार्टी दफ्तर से जवाहर अपने घर की ओर जा रहे थे। वैन ने अचानक इस तरह से रोका तो जवाहर थोड़ा घबराए और सतर्क हुए, लेकिन जब तक वो संभल पाते तब तक सारा मंजर गोलियों से थर्रा उठा। वैन से उतरने वालों ने जवाहर पंडित का नाम लेते हुए ललकारा
और AK-47 दोनाली बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर और पिस्टल से बेहिसाब फायरिंग शुरू कर दी। दरअसल हम उस वक्त जब घटना हुई हम ऑफिस में थे, अखबार के सूचना मिली, भाग के गए वहाँ पर घटना स्थल पर। वहाँ बड़ा भयावह मंजर था, दुकानें बंद हो गई थी, लोगों में दहशत फैला हुआ था। काफ़ी पूछताछ करने पता चला कि जवाहर पंडित की हत्या हो गई है और इस घटना को लेकर के काफ़ी डरे हुए लोग थे। पुलिस पार्टी आई थी, अन्य अधिकारी भी मौके पहुंचे थे। अगल बगल किसी से पूछने पर डरवश कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। सूत्र बताते हैं कि पहली बार प्रयागराज में किसी अपराधी ने AK-47 का इस्तेमाल किया था, वो भी एक विधायक की हत्या के लिए। उससे पहले AK-47 पुलिस वालों के पास भी मुश्किल देखी जाती थी। उस दौर को याद करने वालों के मुताबिक इतनी गोलियां चली कि पहले सिनेमा के आसपास का पूरा सिविल लाइंस खाली हो गया। लोगों में भगदड़ मच गई, सड़कों पर सन्नाटा छा गया। हर बार अगर सन्नाटा टूटता तो गोलियों की तड़तड़ाहट से। बहुत कम ही ये लोग जानते हैं कि प्रयागराज के इस दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स किलर थे बंसी और पंचू। ये दोनों पूर्वांचल के वही बदमाश थे जिन्होंने सन 1984 में ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या की थी। बंसी और पांचू वाराणसी के धौराराह के रहने वाले थे। दोनों ने 2 AK-47 का इस्तेमाल किया। वो तब तक जवाहर पंडित पर गोलियां बरसाते रहे जब तक उनका पूरा शरीर ठंडा नहीं पड़ गया। बताते हैं कि 1996 में इस हत्याकांड के लिए करीब 8 से 10 लाख की सुपारी दी गई थी। जवाहर हत्याकांड में करवरिया भाई आरोपी बनाए गए। कपिल मुनि, उदय भान, सूरज भान, पिता मौला महाराज और रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी आरोपी बनाए गए। बंसी और पांचू को कभी इस मामले में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। बाद में बंसी और पांचू को दूसरे मामले में एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। कई दिनों तक दुकानें बंद रहीं, डर व्याप्त था लोगों में। लोग किसी के बारे में किसी बोलने के कतराते थे, बचते थे कि हम कुछ न बोलें। तमाम टीमें आई, बाहर से भी पुलिस की टीमें 2 दिन, दूसरे तीसरे दिन आई, वहाँ खोजबीन शुरू की। उस वक्त इतना सर्विस लाइन से अन्यथा चीज़ इतना डेवलप नहीं था, तो पुलिस को भी मशक्क़त करना पड़ा। लेकिन आधिकारिक तौर पर बताया गया वहाँ पर कि जवाहर पंडित की हत्या कर दी गई है। यही मंजर रहा। कई दिन तक उस क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा। प्रयागराज के सिविल लाइन थाने से 900 मीटर दूर हुए इस खौफनाक हत्याकांड ने जिले को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। सूत्रों के मुताबिक बंसी और पंचू बेहद बेखौफ शूटर थे, फिर भी इनका साथ देने के लिए पूर्वांचल से कुछ शूटर बुलाए गए थे। लोगों का आरोप है कि बाहुबली विजय मिश्रा ने भी इस मामले में पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई थी। बहरहाल जब शूटआउट थमा तो सिविल लाइंस के सड़क पर पैलेस सिनेमा के सामने जवाहर पंडित का रक्त रंजित शरीर पड़ा था। पहली बार किसी विधायक को सरेआम मारा गया था और वो भी AK-47 से। AK-47 का नाम आया कि पहली बार इलाहाबाद में AK-47 हत्या में प्रयोग किया गया। लोग तब ऐसे AK-47 का नाम बहुत कम लोग जानते थे। उस समय CCTV कैमरे वगैरह का भी इधर आविष्कार नहीं था। अभी CCTV कैमरे, पुलिस को बहुत मशक्क़त करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा इसके पता लगाने में। सर्विस लाइन सिस्टम नहीं था डेवलप। जवाहर पंडित की हत्या कोई खनन माफिया या वर्चस्व की लड़ाई का अंजाम नहीं थी। ये एक राजनीतिक हत्या थी, क्योंकि करवरिया परिवार भी अब राजनीति में दखल देने लगा था। इसलिए इस मामले में राजनीतिक हस्तियों का दखल भी अब साफ तौर पर दिखने लगा था। और कहते हैं कि उस वक्त के बीजेपी के बड़े नेता कलराज मिश्र ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर करवरिया बंधुओं का साथ दिया था। उन्होंने उस वक्त के राज्यपाल उमेश भंडारी को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि कत्ल वाले दिन भर कपिल मुनि करवरिया उनके साथ दे। इस मामले में वो गवाही देने कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने उनकी गवाही को मान्य नहीं माना।
साथ ही करवरिया बंधु उदय भान और सूरज भान ने भी यही दावा किया कि कत्ल वाले दिन वो दिन भर शहर में ही नहीं थे, लेकिन मुकदमा चला और फैसला भी हुआ। इस हत्याकांड के आरोपी और करवरिया बंधुओं के पिता मौला महाराज की उसी साल कुछ समय बाद मौत हो गई। ये मामला लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 23 साल तक चलता ही रहा। यूपी की राजनीति और खनन की दुनिया में हलचल पैदा करने वाले जवाहर पंडित हत्याकांड मामले में कोर्ट की सुनवाई भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। बताते हैं कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, वहीं दोषी पक्ष, आरोपी पक्ष यानी कि करवरिया बंधु, उनको निर्दोष साबित करने के लिए 156 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। 23 साल इस मामले की सुनवाई चली और 4 नवंबर 2019 को चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 48 और 49, साथ ही साथ क्रिमिनल लॉ की धारा 7 के तहत आरोपी दोषी मानते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई। हमारे पति थे सिविल लाइन में AK-47 से। पहली बार AK-47 इलाहाबाद में चली और जो थे वो नामजद थे, वो आज हमें न्याय मिला न्यायालय से। जवाहर हत्याकांड के बाद करवरिया परिवार राजनीति में सक्रिय हो गया। 2007 में उदय भान करवरिया 12 सीट से बीजेपी के विधायक चुने गए। 2009 में कपिल मुनि करवरिया फूलपुर से बीएसपी के टिकट पर सांसद बने। 2010 में सूरज भान करवरिया बीएसपी से एमएलसी निर्वाचित हुए। दूसरी तरफ सपा ने जवाहर की पत्नी विजमा को प्रत्याशी बनाया। विजमा 1996, 2002 और 2012 में झूसी से विधायक चुनी गई। 2007 और 2017 में प्रतापपुर सीट से विधानसभा चुनाव हार गईं। 2017 में उदय भान की पत्नी नीलम प्रयागराज की मेजा सीट से बीजेपी विधायक चुनी गई। 2022 में नीलम करवरिया मेजा सीट पर सपा के संदीप कुमार से हार गई। प्रयागराज का जवाहर पंडित हत्याकांड इस बात का गवाह है कि बात चाहे आर्थिक वर्चस्व की हो या सामाजिक रुतबे की, बिना राजनीतिक संरक्षण के अपराध का इतिहास लंबा नहीं खिंच सकता। अगर जवाहर पंडित विधायक नहीं बने होते तो करवरिया बंधुओं को चुनौती नहीं दे पाते। अगर करवरिया गुट को सत्ता का साथ नहीं मिलता तो दुर्दांत हत्याकांड का केस 23 साल नहीं चलता। दोनों गुट सिर्फ आर्थिक वर्चस्व के लिए लड़ते तो किसी न किसी मोड़ पर समझौता हो ही जाता, लेकिन जब वर्चस्व की जंग में राजनीति का रंग मिल जाता है तो उसमें साजिशें इतनी गहरी होती हैं कि रंजिशों का समंदर कई कुर्बानियां ले लेता है। इसलिए अपराध का राजनीतिक गठजोड़ न केवल राजनीतिक लोगों के लिए बल्कि समाज के लिए भी बेहद खतरनाक होता है। जवाहर पंडित हत्याकांड सिर्फ समाज और पुलिस के लिए नहीं बल्कि सत्ता और राजनेताओं के लिए भी सबक की तरह है। राजनीति करने वालों को यह समझना होगा कि अपराध या अपराधियों को अगर वो अपनी सियासी फसल के लिए सींचेंगे तो यही लोग कल समाज और सत्ता के लिए सिरदर्द बन जाएंगे। समाज जनबल से चलता है, बाहुबल से नहीं।